नमस्कार। मैं अजय कुमार अनुरागी, अध्यापक एसपी इंटर कॉलेज सिविल लाइन झांसी। बच्चों, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश कक्षा 11 विषय राजनीति विज्ञान नाट्यशास्त्र की पुस्तक भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार के अध्याय 5 विधायिका के द्वितीय भाग का आज हमें अध्ययन करना है। इसके पूर्व हमने इसके प्रथम भाग का अध्ययन किया था। प्रथम भाग में हमने जाना कि संसद की हमें आवश्यकता क्यों होती है, संसद के बारे में अध्ययन किया। राज्य की शक्तियों के विभिन्न अंगों की जानकारी प्राप्त की। द्विसदनात्मक विधायिका वाले राज्यों के बारे में जाना। राज्यसभा एवं विधानसभा के गठन के स्वरूप को समझा। संसद के विभिन्न कार्यों के बारे में अध्ययन किया। इस पाठ के द्वितीय भाग में हम निम्न तथ्यों का अध्ययन करेंगे। राज्यसभा की विभिन्न शक्तियां कौन कौन सी हैं, लोकसभा की विभिन्न शक्तियां कौन सी हैं, संसद कैसे कानून बनाती है, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, संसदीय नियंत्रण के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं तथा संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है। इन प्रमुख तथ्यों का हमें इस भाग के अंतर्गत अध्ययन करना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं राज्यसभा की शक्तियां क्या है। सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। राज्यसभा की जो प्रमुख शक्ति है उसमें क्या है कि वह सामान्य विधेयक पर सबसे पहले विचार करती है और उन्हें पारित भी करती है, लेकिन धन विधेयकों के संबंध में वह मात्र संशोधन प्रस्तावित कर सकती है। दूसरा है संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। तीसरा, प्रश्न पूछकर तथा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव में भागीदारी करती है तथा उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। यह भी राज्यसभा की शक्ति के अंतर्गत आता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। बच्चों, इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव होता है वह केवल राज्यसभा में लाया जाता है, ना कि लोकसभा में। यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भी दे सकती है। राज्यसभा की विशेष शक्तियों के बारे में भी हम बात करें तो बच्चों, आप जानते हैं कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। इसका उद्देश्य राज्य के हितों का संरक्षण करना है। इसलिए राज्य के हितों को प्रभावित करने वाला प्रत्येक मुद्दा इसकी सहमति और स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि केंद्र सरकार राज्य सरकार सूची के किसी विषय पर, जिस पर केवल राज्य की विधानसभा ही कानून बना सकती है, को यदि राष्ट्र हित में समझती है तो संघीय सूची या समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहे तो उसमें राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक होती है। अर्थात कोई भी ऐसा कानून जो सिर्फ राज्यों तक ही सीमित है या राज्य की विधानसभा ही उसको पारित कर सकती है, अगर वह देश हित में है, राष्ट्र हित में है, तो उस पर भी प्रस्ताव राज्यसभा के माध्यम से लाया जा सकता है। इसके बाद बच्चों, हमें समझना है कि लोकसभा की ऐसी कौन कौन सी प्रमुख शक्तियां हैं। लोकसभा की प्रमुख शक्ति में सबसे पहला है संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। धन विधेयकों और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करती है। कर प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति देती है। प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित भी करती है। संविधान में संशोधन करती है। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। समिति और आयोगों का गठन करती है और उनके प्रतिवेदनों पर विचार करती है। ये तो लोकसभा की प्रमुख शक्तियां थी। इसके अलावा लोकसभा की कुछ विशेष शक्तियां भी हैं कि केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। यह मुख्य बात है। यह जो धन विधेयक होता है उसको केवल लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं, ना कि राज्यसभा में, और वही इसे संशोधित या अस्वीकृत कर सकता है। मंत्रिपरिषद जो होता है वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।
राज्यसभा के प्रति नहीं। अतः राज्यसभा सरकार की आलोचना तो कर सकती है पर उसे हटा नहीं सकती है। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है, आइए इसको समझते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राज्यसभा को जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं। राज्यसभा का चुनाव की प्रक्रिया भी हम समझेंगे, तो उसको सबसे पहले तो यह समझ लें कि राज्यसभा का जो चुनाव है वह डायरेक्ट जनता के माध्यम से नहीं होता है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसको विधायक चुनते हैं। अतः संविधान ने राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां नहीं दी हैं। संविधान द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के पास अंतिम शक्ति होती है। इस तर्क के अनुसार जनता के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास ही सरकार को हटाने और वित्त पर नियंत्रण रखने की शक्ति होती है। इसके अतिरिक्त सामान्य और संवैधानिक विधेयकों को पारित करने, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने तथा उपराष्ट्रपति को हटाने आदि के संबंध में भी लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान हैं। तो इसके बाद हम यह तय करते हैं कि आखिरकार संसद जो है वो कानून किस प्रकार से बनाती है या संसद में किस प्रकार से कानून पारित होते हैं। संसद का मुख्य कार्य जो है अपनी जनता के लिए कानून बनाना है। कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून बनाने की जो विधियां हैं या विधियों में से कुछ का उल्लेख संविधान में भी किया गया है, लेकिन कानून बनाने की कुछ विधियां कालक्रम के में लगातार पालन किए जाने के कारण स्वीकृत कर दी गई है। अर्थात समानांतर समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहा गया है, उसी प्रकार उनको स्वीकार भी कर लिया गया है। कानून बनाने की प्रक्रिया में किसी विधेयक को कई अवस्थाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। इन अवस्थाओं पर गौर करें तो आपको साफ साफ पता लगेगा कि कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, जो तकनीकी है, वह कितनी कठिन है। तो आइए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जो कानून है वो किस प्रकार से बनाया जाता है। प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं। बच्चों ये समझने वाली बात है कि जो कानून बनता है उसके पहले विधेयक लाया जाता है। जो प्रारूप होता है उसको विधेयक कहा जाता है। प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक भी कई तरह के हो सकते हैं। मंत्री के अतिरिक्त कोई सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयकों को निजी विधेयक कहते हैं या निजी सदस्यों का विधेयक कहा जाता है। मंत्री के द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उस विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं। विधेयक जिन चरणों से होकर के गुजरता है, आइए उन पर एक नजर डालते हैं। इस चित्र के माध्यम से हम देखेंगे कि विधेयक के विभिन्न प्रकार हैं, सरकारी विधेयक एवं निजी विधेयक। जो इसके अलावा दूसरा है गैर वित्त विधेयक और वित्त विधेयक। गैर वित्त विधेयक का मतलब है जिसमें कि वित्तीय कार्य ना हो। वित्त से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, जो भी कानून बनते हैं, जो भी प्रारूप लाए जाते हैं, विधेयक होते हैं, वो सभी वित्त विधेयक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो भी अन्य विधेयक हैं वो सभी गैर वित्तीय विधेयक कहलाते हैं। गैर वित्त विधेयक जो है वह सामान्य विधेयक और दूसरा इसका संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत इसको डिवाइड करते हैं। तो जो गैर वित्त विधेयक है वो दो भागों में है, संविधान संशोधन विधेयक और सामान्य विधेयक। इसके बाद इस चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि सबसे पहले जो है इस चित्र में आप देखेंगे बीच में विधेयक है। जब विधेयक राज्यसभा या लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, अगर वो वित्त संबंधित नहीं है तो वो राज्यसभा या लोकसभा किसी में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर वो वित्त या धन संबंधी है तो वह मात्र और मात्र लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। तो चाहिए आइए चरणबद्ध तरीके से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। विधेयक लाया गया। विधेयक अगर धन विधेयक नहीं है तो उसे किसी एक सदन में पेश किया जा सकता है। विधेयक समिति के पास भेजा जाता है या उस पर सदन में फिर चर्चा होती है। इसके बाद क्या आता है, समिति जो है रिपोर्ट देती है। इसके बाद अगर आप आगे देखें, सदन इस रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। सदन का मतलब है लोकसभा या राज्यसभा जहां वो प्रस्तुत किया गया है, तो वह चाहे तो उसको स्वीकार करे या अस्वीकार करे। इसके बाद और नीचे आते हैं, अगला इसका जो बिंदु है वह है सदन में विधेयक पर विस्तृत चर्चा होती है। जब भी सदन में कोई विधेयक आता है
तो उस विधेयक के संबंध में विस्तार से चर्चा होती है। विधेयक को या तो पारित कर दिया जाता है, पारित होता है, या उसको रद्द कर दिया जाता है सदन में। इसके बाद उस सदन से दूसरे सदन में भेजा जाता है। जब वह विधेयक पारित होता है प्रथम सदन से, तो उसको फिर दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन जो है या तो इसे मंजूरी देता है या इस पर फिर सुझाव भेजता है। सुझाव कहां भेजेगा? पुनः जहां से यह विधेयक आया था। अगर लोकसभा से विधेयक आया था तो इसमें पुनः राज्यसभा जो होती है, जहां दूसरे सदन में से भेजा गया था, पुनः ये लोकसभा को भेज सकती है। अगर कभी कभी जब मंजूरी दोनों सदनों के बीच में नहीं होती है तो जरूरत पड़ने पर संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संसद की संयुक्त बैठक का मतलब है लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। इसके बाद इसको पर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी देता है या उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। यह राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र की बात है। अगर उसे लगेगा कि इस विधेयक को पारित होना चाहिए तो पारित कर देगा, और अगर पारित नहीं करना है तो उन्हें पुनः इसको लोकसभा और राज्यसभा की ओर लौटा सकता है। अगर नहीं लौटाता है, उसे पास कर देता है, तो विधेयक कानून बन जाता है। तो आपने देखा कि विधेयक की किस प्रकार से ये चक्र है, इस चक्र में कितने प्रकार की विधियां हैं, कहां कहां से इसको होकर के गुजरना पड़ता है। इन सारी प्रणालियों के बाद जब राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है किसी विधेयक पर, तो वह विधेयक क्या है? कानून बन जाता है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी विधेयक को लागू होने के लिए दोनों सदनों के पास जाकर के उसको पास होना आवश्यक होता है। लेकिन प्रस्तावक जो भी विधेयक है, दोनों सदनों के बीच मतभेद हो तो उसको संसद के संयुक्त अधिवेशनों के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की जाती है। पहले भी कभी भी ऐसे मामले या मतभेद आए हैं तो संसद की संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से निर्णय हुआ है, और अक्सर ये देखा गया है कि ऐसे निर्णय जो होते हैं वो लोकसभा के पक्ष में ज्यादा गए हैं। लेकिन यहां समझने वाली बच्चों बात यह है कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा या तो उसे स्वीकार कर सकती है या संशोधन के लिए उसको वापस कर सकती है। लेकिन राज्यसभा कभी भी धन विधेयक को अस्वीकार या स्वीकृत नहीं कर सकती है। यदि राज्यसभा उसे 14 दिनों तक पारित नहीं करती है या उसको पास नहीं करती है, तो यह मान लिया जाता है या उसको स्वतः ही पास मान लिया जाता है। विधेयक के बारे में राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित जो भी संशोधन होते हैं वो लोकसभा मान भी सकती है और उसे नहीं मान सकती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि लोकसभा के पास राज्यसभा से ज्यादा अपार शक्तियां होती हैं। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित कर दिया जाता है तब उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है, जैसा कि हम आपको पूर्व में बता चुके हैं उस चित्र के माध्यम से। और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वह विधेयक जो है कानून बन जाता है। अब बच्चों समझने का प्रयास करते हैं संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। तो जिस दल या दलों के गठबंधन में बहुमत हासिल होता है उसी के सदस्यों को मिलाकर के संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है। संभव है कि बहुमत की ताकत पाकर यह कार्यपालिका अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करने लगे। ऐसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र मंत्रिमंडल को तानाशाही में बदल सकता है, जिसमें मंत्रिमंडल जो कहेगा सदन को वही मानना पड़ेगा। जब संसद सक्रिय और सचेत होगी तभी वह कार्यपालिका पर नियमित और प्रभावी नियंत्रण रख पाएगी। संसद अनेक विधियों का प्रयोग कर कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सांसदों और विधायकों को जनप्रतिनिधियों के रूप में प्रभावी और निर्भीक रूप से अपना कार्य करना चाहिए, अपनी शक्ति और स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहिए। उदाहरण के लिए विधायिका में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इसको संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। ऐसे विशेषाधिकार का उद्देश्य यह है कि सांसद या विधायक अपनी जनता का ठीक से प्रतिनिधित्व करें और कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण रख सकें।
संसद यह नियंत्रण कैसे करती है, किन साधनों का वो प्रयोग करती है, हमें इसको भी समझना होगा। दूसरा इसमें है कि विधायिका के अध्यक्ष को संसदीय विशेषाधिकार के हनन के मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है। तो अभी हमने समझा कि संसद अपने ऊपर कैसे नियंत्रण रखती है। अब संसदीय नियंत्रण के कुछ साधन हैं कि इन साधनों के माध्यम से संसद के ऊपर नियंत्रण रखा जा सकता है। वह है बहस और चर्चा, कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, वित्तीय नियंत्रण और अविश्वास प्रस्ताव। तो आइए क्रम से इनको समझने का प्रयास करते हैं। बहस और चर्चा। बहस और वाद विवाद कानून निर्माण की प्रक्रिया में विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों और उसके क्रियान्वयन के तरीकों पर बहस करने का अवसर मिलता है। तो संसद में बहस के अवसर कौन कौन से होते हैं, कब कब संसद में बहस की जा सकती है, उसके लिए मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं बनाई गई हैं, 3 उसके काल बनाए गए हैं। सबसे पहला होता है प्रश्नकाल। संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन प्रश्नकाल आता है, जिसमें मंत्रियों को सदस्यों के तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका और प्रशासनिक एजेंसियों पर निगरानी रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। इसके बाद आता है शून्यकाल। प्रश्नकाल के तुरंत बाद 12 बजे शून्यकाल प्रारंभ होता है। इसमें सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकता है, पर मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। यहां ये समझने वाली बात है कि शून्यकाल में कोई प्रश्न कोई भी सांसद उठा तो सकता है, लेकिन मंत्री उसका जवाब दे या नहीं दे, एक उसके विवेक पर निर्भर करता है। इसके बाद है स्थगन या काम रोको प्रस्ताव। जो सदन के समस्त अन्य कार्य छोड़ करके जब कोई विशेष परिस्थिति आती है तो तत्कालीन महत्व के मामले में विचार विमर्श शुरू किया जाता है। ऐसे प्रस्ताव को स्थगन या काम रोको प्रस्ताव भी कहा जाता है। इसके बाद जो हम समझते हैं कि कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति किस प्रकार से संसद को नियंत्रित करती है। तो कानूनों को मंजूरी देने या नामंजूर करने का अधिकार भी संसद के पास होता है। इसके अधिकार के द्वारा ही संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति के बाद ही कानून बन पाता है। जिस सरकार को विधायिका में मनमाफिक बहुमत होता है, उसके लिए संसदीय स्वीकृति प्राप्त करना कठिन नहीं है, लेकिन यह मानकर नहीं चला जा सकता है कि यह स्वीकृति मिल ही जाएगी। बच्चों, इस सहमति के लिए शासक दल या गठबंधन के विभिन्न सदस्यों अथवा सरकार और विपक्ष के बीच गंभीर समझौते होते हैं। यदि सरकार के पास लोकसभा में तो बहुमत हो, पर राज्यसभा में ना हो, जैसा कि 2000 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकारों के दौरान हुआ था, तब संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को काफी रियायतें देनी पड़ी थी। अनेक विधेयकों, मसलन चाहे वो लोकपाल का विधेयक रहा हो, आतंकवाद निरोधक विधेयक रहा हो 2000 का, उसको राज्यसभा ने अस्वीकृत कर दिया था। इसके बाद बच्चों तीसरा जो है वह है वित्तीय नियंत्रण, जो कि संसद को नियंत्रित करता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था बजट के द्वारा की जाती है। संसदीय स्वीकृति के लिए बजट बनाना और उसे पेश करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के कारण विधायिका को कार्यपालिका के खजाने पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है, लेकिन संसद का काम एकमात्र जो है वो सरकारी धन के सदुपयोग या सरकारी धन का जो सदुपयोग को सुनिश्चित करना होता है। इसके अलावा वित्तीय नियंत्रण द्वारा भी विधायिका को क्या नीतियों को नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों चौथा है सरकार को नियंत्रण, संसद को नियंत्रित करना का मुख्य कारण वह है अविश्वास प्रस्ताव। कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से भी संसद को नियंत्रित किया सकता है। संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त अधिकार जो है वह है अविश्वास प्रस्ताव। जब कोई सरकार या कार्यपालिका
लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है तो विपक्ष या उसके नेता सदन में एक प्रस्ताव लाते हैं जिसमें सरकार को अल्पमत का बताया जाता है और उसे फिर से अपना बहुमत दिखाने के लिए कहा जाता है। इसी को अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव जो है संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार है। यह तभी संभव है जब सरकार लोकसभा में अल्पमत में हो, अन्यथा वह कल्पना मात्र है। अगर अल्पमत में कोई सरकार नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। बहुत सी सरकारें अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिर चुकी हैं। बच्चों, शायद आपको याद होगा या आपने कहीं अध्ययन किया होगा कि आजादी के बाद से अब तक 26 से ज्यादा बार लोकसभा में अलग अलग सरकारों को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा है। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव का सामना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय किया गया था। 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सदन में अविश्वास मत हासिल नहीं करवाने के कारण मात्र एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी। एक वोट से वह विश्वास मत अपना हासिल नहीं कर पाए थे और उनकी सरकार जो थी उस समय गिर चुकी थी। इसके अलावा बच्चों हमें जो अध्ययन करना है वह है संसदीय समितियां के विभिन्न कौन कौन सी संसदीय समितियां हैं। विभिन्न विधायी कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये समितियां केवल कानून बनाने में ही नहीं वरन सदन के दैनिक कार्यों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्योंकि सदन या संसद जो है केवल अपने अधिवेशन के दौरान ही बैठती नहीं है, इसके पास अत्यंत सीमित समय होता है। हमारे देश में विभिन्न समितियां हैं जो कि निम्नलिखित हैं, जिसमें वित्तीय समितियां, विभागीय समितियां, विभागीय स्थायी समितियां और संयुक्त संसदीय समितियां। आइए क्रम से इनको समझते हैं कि वित्तीय समितियां कौन कौन सी हैं। इसमें सबसे पहला है लोक लेखा समिति। यह भारत सरकार के विभिन्न विभागों का खर्च नियमानुसार हुआ या नहीं इसका लेखा जोखा रखती है। इसी वित्तीय समिति में दूसरी समिति जो है वो प्राक्कलन समिति है, जो कि खर्च में किफायत किस तरह से की जा सकती है इसका ध्यान रखती है। इसी में तीसरी है लोक उपक्रम समिति, सरकारी उद्योगों के रिपोर्ट की जांच करती है कि उद्योग या जो व्यवसाय है वो कुशलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं या नहीं चलाए जा रहे हैं। इसके बाद दूसरा है विभागीय समितियां। तो ऐसी समितियों की कुल संख्या जो है वो 24 है। प्रत्येक विभागीय समिति में अधिकतम 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से 21 सदस्यों का मनोनयन जो है स्पीकर के द्वारा एवं 10 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है। ये जो 24 समितियां हैं, इन 24 समितियों में से 16 लोकसभा के अंतर्गत व 8 समितियां जो है राज्यसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं। इन समितियों में कृषि, वाणिज्य, उद्योग, गृह मंत्रालय इत्यादि के जो विधेयक होते हैं उनकी देखरेख ये सारी समितियां करती हैं। इसके बाद तीसरी है संयुक्त समितियां। संयुक्त संसदीय समिति एक तटस्थ यानी अस्थायी समिति है, जिसका गठन संसद द्वारा किसी विशेष मुद्दे या रिपोर्ट की जांच के लिए किया जाता है। इसमें दोनों सदनों के जो सदस्य सम्मिलित होते हैं। बच्चों, इसके बाद जो मुख्य बात आती है कि संसद आखिरकार स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है। बच्चों, जैसा कि हम जान चुके हैं, संसद बहस का एक मंच है। बहस के जरिए ही संसद अपने सभी जरूरी काम निपटाती है या सारे कामों को अंजाम देती है। बच्चों, आपने शायद दल बदल निरोधक कानून के बारे में सुना होगा। विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के टिकट पर चुने जाते हैं। यदि चुने जाने वाले जो सदस्य होते हैं वो बाद में अपनी पार्टी चाहे या छोड़ना चाहे तो क्या होगा। अंततः दलों में इस बात पर सहमति बनी कि किसी दल का जो भी निर्वाचित विधायक या सांसद होगा वह दल बदल करने से रोका जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया, इसके लिए सन 1985 में संविधान का 52वां संशोधन किया गया। इस 52वें संशोधन के अंतर्गत दल बदल निरोधक कानून लाया गया। अर्थात कोई भी सांसद या विधायक अब
आसानी से अपना दल नहीं बदल सकता था। इसको 91 संविधान संशोधन के द्वारा दोबारा संशोधन किया गया। सदन का अध्यक्ष जो होता है वो दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेता है। यदि यह सिद्ध हो जाए कि किसी सदस्य ने दल बदल किया है तो उसकी सदन की सदस्यता जो है वह समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त ऐसे दल बदलू को किसी भी राजनीतिक पद, जैसे कि अगर वो मंत्री पद पर है तो उसे मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। तो दल बदल क्या है? यहां हमने सब दल बदल कानून देखा। तो दल बदल आखिर है क्या? दल बदल का शाब्दिक अर्थ है कि यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे तो उसे दल बदल कहते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इस वर्ष 2020 में किस प्रदेश की सरकार दल बदल के कारण गिर गई? बच्चों, आपको ज्ञात होगा कि मार्च 2020 में मध्य प्रदेश में 22 तत्कालीन कांग्रेस विधायकों ने पाला बदल लिया, जिसकी वजह से कमलनाथ की जो वहां सरकार थी कांग्रेस की, वह सरकार गिर गई और बीजेपी को वहां पर सरकार बनाने का मौका मिला। बच्चे, यहां हमारा ये अध्याय समाप्त होता। इसके बाद अभी हम पाठ का पुनरावलोकन करते हैं कि हमने इस पाठ के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो जाने समझे। तो इस पाठ के अंतर्गत हमने जाना कि राज्यसभा एवं लोकसभा की विभिन्न शक्तियां कौन कौन सी हैं, संसद कानून कैसे बनाती है, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, संसदीय समितियां जो हैं उनका क्या कार्य है, संसदीय नियंत्रण के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं तथा संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है। बच्चों, इसके बाद आपको गृह कार्य करना है। आपको 2 प्रश्न दे रहे हैं जिसको आपको करना है। पहला है, लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की नहीं बल्कि जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इससे सहमत हैं? कारण बताइए। तो कारण सहित आपको इसका उत्तर लिखना है। दूसरा है, संसदीय समितियों या समिति की व्यवस्था से संसद के विधायी कामों के मूल्यांकन और देखरेख पर क्या प्रभाव पड़ता है या उसका प्रभाव का आपको बताना है। तो ये 2 प्रश्न आपको करने हैं। धन्यवाद।